नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है मुकेश और मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीडब्ल्यूडी विभाग में स्टेनोग्राफर के पद पर पोस्टेड हूं। आज मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं क्वेश्चंस की, और वो भी साइंस के क्वेश्चंस की। और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है तत्व यौगिक मिश्रण। बिना समय गवाए अपन क्लास करते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी बातें करेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपको आ रहा होगा कि इसके अंदर कौन सा है आंसर। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। देखो, भू प्रॉपर्टी में पूछा है तो कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। सिलिकॉन भी नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको एक क्रम बता देता हूं कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद में सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम, लोहा, फेरस, उसके बाद में कैल्शियम। इस तरीके से ये क्रम चलता है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, बहुत अच्छी सी और स्वीट सी ट्रिक बता देता हूं याद रखने के लिए। ओल्ड स्टाइल अलमारी, देखो इसी तरीके से याद किया जाता है, लोहे की। बस बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ओल्ड यानी ऑक्सीजन, स्टाइल यानी सिलिकॉन, अलमारी यानी कि एल्यूमिनियम, लोहा यानी फेरस, और कैल्शियम यानी की। बस ये इतनी सी ट्रिक याद करनी है। आपको ये क्रम याद हो गया। ये सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, वातावरण में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगर मान लो इसकी जगह सवाल ये होता कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए पाया जाने वाली धातु कौन सी है, तब ऑप्शन ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। और पहली जो धातु है वो है एल्यूमिनियम, जो कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाती है धातु। अगर धातु सवाल में आता तो ऑप्शन एल्यूमिनियम ठीक होता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूदा तत्व कौन सा है? वातावरण में सबसे अधिक जो मौजूदा तत्व है, ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया अपन को। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक है, हाइड्रोजन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। एक बात और बता देता हूं, नाइट्रोजन जो है वो 78.3% वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद में अगर कोई तत्व पाया जाता है वायुमंडल में तो वो है ऑक्सीजन, जिसका लगभग परसेंट है 20.95। थर्ड नंबर पे अगर कोई आता है, कोई गैस आती है, वो है ऑर्गन गैस, जो कि पाई जाती है 0.93%। और फोर्थ नंबर पर कोई आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.03। ये सवाल भी भाई पूछा जाता है कि सबसे कम कौन पाया जाता है वायुमंडल में, तो आपको टिक करना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कितनी पाई जाती है? 0.03%। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, ऑर्गन को टिक कराते हैं, लेकिन ऑर्गन यहां गलत होगा। क्या सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अपना सवाल हो गया है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है? सिंपल सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को समझने से पहले या हल करने से पहले हम कुछ पढ़ लेंगे, जिसके थ्रू हम तत्व यौगिक मिश्रण के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैं आपको पढ़ा देता हूं। वैसे मैंने लिख रखा है ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। बहुत ही ये देख लो,
सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको। हाँ, तो पदार्थ, पदार्थ क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो तथा स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। सबसे पहली परिभाषा यही है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो ये कैमरा हो, लैपटॉप हो, सब चीजें क्या है? पदार्थ है। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, उदाहरण दे रखा है पेन, वायु, प्रकाश आदि। अब इसका क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण इसका दो प्रकार से हुआ जाता है, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। यहां अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बांट लिया। शुद्ध कौन सा है? तत्व। डायरेक्टली ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तत्व, यौगिक, मिश्रण दे देंगे। अभी तीसरा सवाल अपन ने देखा वो भी कुछ इस तरीके का ही सवाल है। तत्व और यौगिक ये दोनों ही क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व को फिर से अपन क्लासिफाई करते हैं तो धातु, अधातु और उपधातु में तत्व को क्लासिफाई किया जाता है। अशुद्ध जो पदार्थ है वो है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है और ये भी दो प्रकार का होता है। क्या क्या है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसका भौतिक वर्गीकरण भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि भौतिक वर्गीकरण वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। भौतिक जो वर्गीकरण है वो है 5 स्टेट के अंदर इसको बांटा जा सकता है भौतिक अवस्था में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ओके। जो ठोस है उसकी क्या विशेषता होती है कि उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे मान लो कोई ठोस वस्तु है, ये पेन है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर आकार है, तो इसका आकार भी निश्चित है। इसका जो आयतन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो भी क्या है? निश्चित है। तो जो भी ठोस वस्तु है उसका क्या होगा? आकार प्लस आयतन निश्चित होगा। अब आ जाते हैं द्रव। द्रव का आकार निश्चित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आकार निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। भाई पानी को ले लो, पानी का खुद का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। पानी को आप कटोरी में लोगे, कटोरी का आकार ले लेगा, ग्लास में लोगे, ग्लास का आकार ले लेगा। तो बस वही सिंपल सी बात है, आकार उसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम निश्चित होती है। गैस जो है उसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। कभी भी कोई गैस देखी, उसका क्या आपने कोई आकार देखा? नहीं देखा। उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आयतन निश्चित करने के लिए उसको पर्टिकुलर एक फॉर्म में होना जरूरी है, जो कि वो नहीं रहती है। ठीक है। चौथी स्टेट जो है वो है प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट है। सवाल डायरेक्टली यहां से पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चौथी अवस्था है पदार्थ की? क्या है? इसकी कल्पना किसने की थी? इसकी कल्पना की थी विलियम क्रुक्स ने, और इसका निर्माण किया था लेग्यूमर ने। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक नॉर्मल सा छोटा सा फैक्ट है, देखना चाहो तो देख लो। अब जो ये प्लाज्मा है बनता कैसे? देखो मैंने एक छोटा सा ऐसे लिख दिया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि प्लाज्मा कैसे बनता है। कैसे बनता है? जो वायुमंडलीय गैस होती है उसको उच्च ताप पर गर्म करें या फिर उसमें उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या होगा? उस गैस में जो आयन है वो आपस में टकराएंगे और उनकी जो टक्कर से क्या होगी? चमक उत्पन्न होगी। और वो चमक क्या है? वो चमक जो स्टेट है, उस चमक की जो अवस्था है, उसको ही प्लाज्मा कहा गया है। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये कंप्लीट है। बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। ये भी कुछ इसी तरीके से होती है। इसके अंदर भी जो गैस होती है उसको बहुत कम ताप पर ठंडा किया जाता है और
उसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड, फर्स्ट थिंग है तत्व। तत्व क्या होता है? एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जो तत्व होता है उसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे एक ही समान के परमाणु होते हैं। एक समान परमाणु, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो एक प्रकार का तत्व है, हीलियम हो वो एक प्रकार का तत्व है, नाइट्रोजन है वो एक प्रकार का तत्व है। इस पदार्थ की ये कौन सी अवस्था है? शुद्धतम अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। कुल अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? 118। कितने ज्ञात है? 118, जिसमें से 92 या फिर 94 ये तो है प्राकृतिक तत्व। क्या है? प्राकृतिक तत्व, नेचुरल। और जो 24 है वो है मानव निर्मित। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 92 होंगे या 94 होंगे, दोनों ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग ही आएंगे। कारण इसका यह है कि कुछ जो मानव निर्मित तत्व है वो भी प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए उनको भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। यही रीजन है कि ये 94 हो सकते हैं या फिर 92 हो सकते हैं। ओके, इसके अंदर इन तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर धातु जो है वो लगभग 2/3 भाग धातु है। एग्जैक्टली नंबर तो नहीं है लेकिन लगभग 90 उसके अंदर धातु है। और अधातु लगभग 21 तत्व है, 1/3 भाग है, और 7 उपधातु है। इन उपधातुओं को पढ़ लेते हैं ट्रिक से। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा सब जर्मनी गए। क्या ट्रिक है? भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा सब जर्मनी गए। देखो ये क्या है? भोले से बी बोरॉन, शिव से सिलिकन, एसी से आर्सेनिक, तेरी से टेल्यूरियम, आत्मा से एस्टेटीन, सब एस बी इसको बोलते हैं एंटीमनी, जर्मनी ये हो गया जर्मेनियम। ठीक है, ये 7 उपधातुएं हैं, इनको अपन ने एक अच्छी सी ट्रिक से पढ़ लिया। तत्व का कोई सूत्र नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्व को पहचानने के लिए बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी तत्व कह देते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन का अणु है ना कि तत्व है। और इसे सिंबल से ही दर्शाते हैं ना कि सूत्र से। बहुत माइनर सी चीज है और बहुत सिंपल सी चीज है कि तत्व को पहचाने कैसे। तत्व का कोई सूत्र नहीं होता। क्या नहीं होता? तत्व का कोई सूत्र नहीं होता, तत्व को सिर्फ सिंबल से दर्शाते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें एक प्रकार के बहुत सारे परमाणु जुड़ गए तो क्या अपन इसको सिंबल से ही दर्शाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सिंबल से ही दर्शाएंगे। चाहे इसमें 1000 परमाणु हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1,00,000 हो, ये कहलाएगा क्या? तत्व, और इसको सिंबल से ही दर्शाएंगे। ओके, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं यौगिक पर। यौगिक की क्या डेफिनेशन है? देखो डेफिनेशन से डायरेक्टली ही सवाल पूछे जाते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात, इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करके जिस शुद्ध पदार्थ का, इसमें यहां संयोग के साथ में यह भी लिख लेना परस्पर रासायनिक संयोग। ठीक है, रासायनिक संयोग करके जिस शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु के अंदर अनुपात है वो है 2:1 का। ये हाइड्रोजन का यौगिक है। अब चाहे आप 5 लीटर पानी ले लो, चाहे 10 लीटर पानी ले लो, उसमें हर जगह उसका अनुपात यही होगा, 2:1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ऐसे ही HCl का हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1:1 अनुपात है। ऐसे ही अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 है। यह अनुपात हमेशा सेम रहेगा चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी ही हो। इसलिए कहा गया है कि एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करके जिस शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं यौगिक है।
भाई यौगिक को सूत्र से दर्शाया जाता है। सिंपल सी चीज है, तत्वों को सूत्र से नहीं सिंबल से दर्शाया जाता है। यौगिक जो है उसको सूत्र से दर्शाया जाता है। जैसे इसका एक पर्टिकुलर सूत्र है H2O, ये हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो ये सब यौगिक है, इनके सूत्र है। आगे पढ़ लेते हैं मिश्रण। ठीक है, ये यौगिक समझ में आ गया। अब मिश्रण पढ़ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, इसके अंदर निश्चित अनुपात में मिलाते थे। इसमें कोई भी अनुपात ले लो आप, किसी भी अनुपात में डाला, और भौतिक संयोजन होता है, ना कि रासायनिक संयोजन। यौगिक में क्या होता है? रासायनिक संयोजन। मिश्रण में क्या होता है? भौतिक संयोजन। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं नींबू की शिकंजी, या फिर आप ले लो ग्लूकोज या पानी। पानी के अंदर चीनी डाल दी और घोल दिया, तो वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। इसमें आपने कोई रासायनिक क्रिया करवाई? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। तो ये क्या है? मिश्रण है। एग्जाम्पल जल प्लस ग्लूकोज या तांबा और जिंक। देखो भाई, मिश्र धातु भी मिश्रण का ही पार्ट है। मिश्र धातु भी क्या है? मिश्रण का ही पार्ट है। मिश्रण के अंदर कोई भी सूत्र नहीं होता है, मिश्रण का भी कोई सूत्र नहीं होता। मिश्रण में क्या होता है? प्लस का चिन्ह दिखेगा आपको। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे कुछ और देख लेते हैं, यौगिक और मिश्रण में अंतर। यहां से भी डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? पहली बात, यौगिक में नई जाति का निर्माण होता है, यानी कोई नया पदार्थ बनेगा। यहां नई जाति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण में कोई भी नई जाति नहीं मिलती है। पानी और चीनी मिला दिया, अगर थोड़ी देर उसको मान लो आप गर्म करोगे और करोगे तो चीनी और पानी अलग भी हो जाएगा। ठीक है, अवयवी घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। यौगिक में अवयवी घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। पानी एक नई चीज है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों का गुण इसमें नहीं होगा। इन घटकों का इसमें गुण विद्यमान नहीं होगा। जबकि क्या है? मिश्रण में अवयवी घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। जैसे आपने नींबू लिया, पानी लिया, तो उसमें नींबू का स्वाद भी आएगा और पानी का स्वाद भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है? अवयवी घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा पॉइंट, अवयवी घटकों का पृथक्करण केवल रासायनिक विधियों से ही संभव है। अगर आपको पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो आपको केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होगी। केमिकल रिएक्शन से ही आप इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं रेत और पानी का कोई मिश्रण है, तो आप उसको आसानी से छान के अलग कर लोगे। तो भौतिक विधियों से ही उसका पृथक्करण किया जा सकता है। यही अंतर है। अब अपन वापस एक बार उस सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब पढ़िए सवाल आप। अब कितनी आसानी से यह सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ, पहली लाइन है, जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना है? भाई अभी पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, उनके रासायनिक संयोजन से क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब यहां शुद्ध पदार्थ पूछा है। शुद्ध दोनों है, लेकिन क्या कौन सा शुद्ध? जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो यहां तत्व ऑप्शन नहीं होगा। मिश्रण तो वैसे ही अशुद्ध होता है, तो यौगिक सही हो गया। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल है। H2O और FeS, फेरस सल्फाइड और H2O किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? निम्न में से बताओ। क्या ये मिश्रण है? मिश्रण नहीं है। क्या ये यौगिक है? बिल्कुल ये यौगिक है, क्योंकि इनका सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तत्व है क्या? तत्व भी नहीं है। तत्व तो होता तो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता। अभी बताया था ना कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्व मिलकर बनता है। तो ये यौगिक इसमें सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, मिश्रण और यौगिकों के गुणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अभी अपन ने मिश्रण और यौगिक के अंतर भी पढ़े थे। कुछ कुछ उसी तरीके का ये सवाल है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक मिश्रण अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है, लेकिन एक यौगिक के गुण उसके घटकों से पूरी तरह से अलग है। बिल्कुल सही बात है।
मैंने कहा था कि जो मिश्रण है उसके अंदर उसके अवयवी घटकों के गुणधर्म वो विद्यमान होते हैं। यौगिक है जो है उसके अंदर उसके घटकों के गुणधर्म है वो विद्यमान नहीं होते हैं। ये सही है। अपन को तो गलत पूछा है। ऊर्जा मिश्रण की तैयारी के दौरान या तो अवशोषित होती है या विकसित होती है, लेकिन किसी यौगिक की तैयारी में नहीं। लाइन समझ में नहीं आई होगी आपको, मैं समझा देता हूं। इसमें क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जब कोई मिश्रण अपन बनाते हैं तो उसके अंदर या तो कोई एनर्जी निकलती है या कोई एनर्जी उसमें देनी होती है। ये बात गलत है। मिश्रण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यौगिक जो होता है उसमें ऐसा होता है। यौगिक बनाने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है, और जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से या तो ऊर्जा निकलती है। आपने 12th में या तो प्रयोग किए होंगे, जब परख नली में आप एक तत्व है या दो लिक्विड वगैरह डालते हैं तो वो गर्म होती है, उससे वाष्प निकलती है, तो ऊर्जा निकलती है, या फिर ऊर्जा उसको लेती है तो वो ठंडा हो जाता है। तो यही रीजन है कि ये गलत है। मिश्रण की तैयारी के दौरान ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है। इसमें लिखा है होती है, तो यही गलत हो गया। आंसर फाइंड आउट होगा। फिर भी अपन अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिकों को भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता। यह अभी मिश्रण और यौगिक के अंतर में पढ़ाया ही था। सिंपल सी चीज है कि मिश्रण को अपन भौतिक विधियों से, जैसे छानना हुई, निस्यंदन हुई, वाष्पीकरण हुई, इनसे अलग कर सकते हैं। लेकिन कोई जो यौगिक है उसको भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है। उसको प्रॉपर जो उसकी केमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू ही अलग किया जा सकता है। चौथा क्या है, एक मिश्रण सजातीय या विषम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, सममांगी या विषमांगी। सममांगी मिश्रण कौन सा होता है? सममांगी मिश्रण वो होता है जिसमें जो घटक है, जो अवयव है, उनका वितरण सभी जगह समान हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं वही नींबू और पानी वाला सीन। अगर आप नींबू निचोड़ोगे शिकंजी बन जाएगी। जो शिकंजी है उसका कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं से भी उसको भर लो, उसमें स्वाद सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, वो सममांगी मिश्रण है। क्यों सममांगी मिश्रण है? क्योंकि उसमें जो अवयवी घटक है उनका सभी जगह पानी में वितरण एक समान हुआ है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें जो अवयवी घटक है उनका सभी जगह जो वितरण है वो अलग अलग हो, एक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल रेत और पानी का मिश्रण देख लो। रेत को पानी में जब भी मिलाओगे तो रेत तो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा। कहीं कहीं उसके रेत के कण पानी में मिल जाएंगे, कहीं ज्यादा मिल जाएंगे, कहीं कम मिल जाएंगे, तो वो अलग अलग उसका वितरण होगा, इसलिए वो विषमांगी मिश्रण। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 2 इसमें गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? ध्यान से पढ़ो। इनमें से कौन सा एक यौगिक भी हो और एक अणु भी हो? अब भाई, अब अणु तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर, कि गुरुजी आपने तो अणु पढ़ाया ही नहीं। अणु पूछ लिया, अणु क्या होता है? भाई अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, यही अणु की परिभाषा है। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये मिले और इन्होंने बना लिया ये हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये मिले, इन्होंने मिलकर बना लिया HCl। सिंपल सा है। ये भी एक अणु है, लेकिन ये समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना अणु है और ये असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अणु है। लेकिन दोनों ही अणु है, साथ में इनका सूत्र है, तो ये अणु ही क्या है, यौगिक भी है। क्या है? यौगिक भी है। ये समान प्रकार के अणु है, ये असमान प्रकार के अणु है, साथ में इनका सूत्र है, तो ये यौगिक भी है। ठीक है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। पानी क्या है? और अणु भी है, ध्यान रखना। ये तत्व भी है और अणु भी है। पानी क्या है? H2O है। कच्चा तेल ये तो मिश्रण है।
सोडियम, सोडियम एक तत्व है, तो बता दो इसमें से कौन सा है जो यौगिक भी है और अणु भी है। ये लो, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित रासायनिक संयोग से बना हुआ पदार्थ, ये एक नया पदार्थ बना है। ये लो, पानी क्या है, एक यौगिक भी है और एक अणु भी है। अगला सवाल, अगला सवाल है, बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है, यानी बेकिंग सोडा का क्या नाम है। बहुत ही सिंपल सा इसका सूत्र है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन, ये सोडियम है, हाइड्रोजन है, ये CO3 कार्बोनेट है, यही इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहला ही ऑप्शन सही है। सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडा एश। क्या कहते हैं, सोडा एश। अगर इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर डॉट 10H2O, क्या डॉट 10H2O पानी के अणु लग जाते हैं तो इसको कह देते हैं धावन सोडा। बहुत बारी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है भाई ये हो गया धावन सोडा। कैल्शियम क्लोराइड, ये सूत्र होता है इसका CaCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी, अपन को जल्दी जल्दी सवाल करने हैं। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, मिश्रण कौन सा है। आयरन सल्फाइड मिश्रण नहीं है क्योंकि ये तो यौगिक है, आयरन सल्फाइड। समुद्र का पानी, ये मिश्रण है भाई, समुद्र का जो पानी है वो मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लवण होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, इनके काफी सारे इसमें लवण होते हैं, इसलिए ये समुद्र का जो पानी है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ऑक्सीजन एक तत्व है, पानी एक यौगिक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है, यह बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 नहीं है, ये यहां डॉट नहीं लगे हुए हैं, कोमा लगे हुए हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गए। ये ऑप्शन एकदम सही है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब इसमें तो मैं समझाऊं क्या, ये तो रटने वाली चीज है। अगला सवाल, लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है। ये लोहा प्लस निकल, देखो मिश्रण के अंदर हमेशा प्लस का निशान लगाते हैं, निकल तथा क्रोमियम, इसका जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है। इसको वैसे याद करने के लिए इस में ऐसे लिखना चाहिए, क्रोमियम पहले, फिर लोहा और फिर निकल। कॉलोनी, ट्रिक ये लगा सकते हो कि मेरी कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील बनता है, तो ये डायरेक्टली ही स्टेनलेस स्टील इसका आंसर होगा। जर्मन सिल्वर ये नहीं होता, जर्मन सिल्वर की जो ट्रिक है वो ये है नेताजी। क्या है, नेताजी। देखो भाई यहाँ छोटी सी ट्रिक करा देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा कि जर्मन सिल्वर के अंदर क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है। स्टेनलेस स्टील को याद करने के लिए आप लिख लो कि मेरी कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील बनता है। को यानी क्रोमियम, लो यानी लोहा यानी आयरन, नी यानी निकल, ये मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। जर्मनी में मैंने ट्रिक दी है नेताजी, तो ये नेताजी यानी निकल। ता यानी तांबा, तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर। और जी यानी जिंक, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर। कांसा, नाम में ही का और सा, Cu+SN, तांबा, कॉपर और टिन जब मिलते हैं तो एक कांसा धातु बन जाती है। कांसा को भाई बेल मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल मेटल। जो घंटियां बनती है वो कांसे की ही बनती है, और गांव में तो ऐसे भी कहते हैं भाई कांसा का बर्तन 12 मतरा को ये पर बिजली पड़ जाएगी। अब एक ड्यूरेलियम, ये भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरेलियम में क्या क्या मिला होता है,
देखो इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है DURAL, ड्यूरेलिमीन, ये इसकी स्पेलिंग होती है ना कुछ कुछ। इससे याद कर लो DU, से याद कर लो CU यानी कॉपर, प्लस ये AL यानी मैक्सिमम इसमें जो होती है वो एल्यूमिनियम ही होती है। और ये M से दो याद कर लो, एक तो मैग्नीशियम और एक MN, मैंगनीज। ये ड्यूरालिमीन है जिसमें क्या होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और MN यानी मैग्नीज होता है। ठीक है, ये किस काम में आता है ड्यूरालिमीन? ये एरोप्लेन के अंदर का, जो एरोप्लेन बनाते हैं ना उसमें काम में आता है। अगला सवाल, विरंजक चूर्ण क्या है? देखो विरंजक चूर्ण पूछ ले, चाहे ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, चाहे तो विरंजक चूर्ण पूछ ले चाहे ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, सूत्र क्या होता है उसका? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम क्या है? अगर इसका नाम पूछ ले तो ये होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। मिश्रण नहीं है, अपर रूप भी नहीं है, तत्व नहीं है क्योंकि सिंबल से थोड़ी दर्शाया गया है, तो यौगिक। सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत इजी है। ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण का काम क्या होता है भाई? इनका काम होता है जैसे कपड़ों में से रंग निकालने का, विरंजक रंग को निकालने का काम करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? एक प्रकार के परमाणुओं से कौन बनता है? परिभाषा से ही पता है कि एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ। देखो शुद्ध पदार्थ दोनों हैं, तत्व भी शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यहां ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये एक प्रकार से बने हुए परमाणुओं से बना जो शुद्ध पदार्थ है वो पूछ रहा, तो तत्व यहां पे सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? देखो भाई अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो यौगिक है वो अपने आप में एक अणु भी होता है, तो यौगिक का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो वो होगा अणु। यौगिक का छोटा भाग तत्व नहीं होता है, तत्व तो अलग ही चीज है, तत्वों से तो मिलकर यौगिक बनता है। जो अणु होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व में रहने वाला कोई अगर कोई चीज है तो वो अणु है। मान लो एक यौगिक है H2O, अगर अपन इस यौगिक को तोड़ते जाएं तो जो लास्ट इसका पार्टिकल H2O, एक अणु बचेगा जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, वो अणु होगा और उसमें उस यौगिक के गुण विद्यमान होंगे। ऑब्वियसली तत्व नहीं होगा, मिश्रण है ही नहीं क्योंकि ये तो सूत्र है, यौगिक है, परमाणु भी नहीं होगा। ओके, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है, इसलिए परमाणु तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डेस के लिए नहीं किया जाता है। सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, यहां नहीं पूछा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये वैसे तो एक बेस है, क्षार है। इसका उपयोग साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कागज जो होता है उसमें किया जाता है, अखबार बनाने में यानी किया जाता है, धातुओं के शोधन में या धातुओं की चिकनाई कम करने में भी, धातुओं की सफाई करने में इसका काम किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन अचार के परीक्षण में इससे नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है फिर अचार में, अगर ये पूछ ले तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम जो बेंजोएट होता है वो जो है अचार के परिरक्षण में यानी अचार को खराब होने से बचाने में यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तीनों में इसका उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सिर्फ किसमें नहीं होता? अचार में नहीं होता। अगला सवाल है, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? 10वीं क्लास में आपने IUPAC पद्धति पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है, लेकिन अभी सब भूल गए हैं, वरना कोई बहुत तगड़ी साइंस नहीं है, बहुत सरल सरल सवाल पूछे जाते हैं और 10th स्टैंडर्ड के ही पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टेनो में। तो
आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार ये अपन, अरे भाई पढ़ी होगी ना, ये जहां एक कार्बन उसको बोलते हैं मेथ, दो होते हैं उसको बोलते हैं एथ, तीन होते हैं उसको बोलते हैं, दो को ए, तीन को प्रो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, चार होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूट, पांच जो होते हैं उसको बोलते हैं पेंट, छह होते हैं उसको बोलते हैं हेक्स। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। छह कार्बन जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं हेक्स। तो यहां पे कार्बन कितने, एक दो, तो आएगा कौन, एथ, और ओ लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल या इथेनॉल। तो ऑप्शन ए सही होगा। सिरका गलत है। एथेनॉल भी बोल सकते हैं या फिर एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां OH लगा हुआ है तो ये एल्कोहल भी है। सिरका जो होता है ये नहीं बोलेंगे। सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। ये सिरका का होता है और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्लोरोफॉर्म, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है CH3L3। और मिथेन, उसमें एक ही कार्बन आता है CH3OH, ये मिथेन होता है। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल है, 10वीं क्लास में ये आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा एथेनॉल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो अपन को ये चीजें याद करनी होगी। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, वातावरण में सबसे अधिक कौन सा है, भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन सा। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं और ऐसे ही आसान आसान सवाल पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। भाई ब्रह्मांड में अगर सबसे अधिक कोई तत्व पाया जाता है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। क्या है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। हीलियम का नंबर आता है 2 पर। किस पर, एक नंबर पर आता है हाइड्रोजन, 2 पर आता है हीलियम। नाइट्रोजन का जो खुद का है उसका नंबर आई थिंक 6 नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन 3 नंबर पे आता है। ठीक है भाई। अगला सवाल, ब्रह्मांड में याद रखना हीलियम मत करना, हाइड्रोजन करना। कांस्य के घटक कौन से, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि कांसा, नाम में ही इसकी धातुएं, का यानी Cu, हाँ मतलब Sn, जिसको कहते हैं टिन। क्या कहते हैं, टिन। और इसको क्या कहते हैं, कॉपर। कहीं ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है वही ऑप्शन सही कर दो। ये लो, ये मैंने बताया था, ये क्या था, मैंने स्पेलिंग बताई थी एक, ड्यूरा लेमीन, ड्यूरालेमीन। तो DU से याद रख लो क्या, Cu। एल्यूमिनियम, ये सीधा सीधा ही दिख गया। M जो है उसको 2 कर दो, एक तो Mn और एक Mg। अभी बताया था कि विमानों में, हवाई जहाज बनाने में इस धातु का उपयोग किया जाता है। ये ड्यूराल्यूमिन हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, Cu प्लस Sn। Cu प्लस जिंक, देखो ये भी पढ़ लो, बी ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक, ये इससे जो बनता है उस धातु को कहते हैं पीतल। पीतल कैसे, इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो, पिताजी। क्या ट्रिक याद करोगे, पिताजी। पी यानी पीतल, पीतल में कौन कौन मिल रहा होता है, ता यानी तांबा और जी यानी जिंक, पिताजी। पिताजी याद कर लो, पीतल, पीतल के लिए ना। लास्ट में लेड प्लस एसन, इसका भी बता देता हूं। ये पीबी को लेड कहते हैं भाई, आवर्त सारणी पढ़ लेना अगर किसी को ये शब्दों का पता नहीं हो ना, कि किसी को किसको लेड कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। लेटा, इसको ऐसे याद कर लो, लेड प्लस एसन, लेटा इजिकल टू टाका, ऐसे कुछ करके याद कर देते हैं। ठीक है, क्यों टा इसलिए कहते हैं, ले यानी तो हो गया लेड, और टे लेटा यानी टा यानी हो गया
टिन, लेटा बराबर टांका, लेटा के टांका लगाया, बस यही याद कर लो, यही ट्रिक हो गई। टांका क्या होता है, जो शोल्डर बेल्डिंग में ना, बेल्डिंग में इसको काम में लिया जाता है ना, टांका शोल्डर जो होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या क्या एक सीमेंट का मुख्य घटक है? ध्यान रखना, मुख्य घटक पूछा है। जिप्सम भी सीमेंट में मिलाते हैं, लेकिन जिप्सम मुख्य घटक नहीं है। मुख्य घटक कौन है? चूना पत्थर। रेत भी नहीं है, मृतिका नहीं है, राख नहीं है। जो मुख्य घटक है वो मैक्सिमम उसमें चूना पत्थर काम में आता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, यह भी एक सवाल पूछा जाता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट को मजबूती मिले और सीमेंट बहुत देर तक जमे नहीं। समझ रहे हो आप? जैसे पानी गिर गया तो बहुत जल्दी वो जम ना जाए, इसलिए भी उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। तो चूना पत्थर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। चलो एक छोटी सी चीज भी यहां बता देता हूं कि कैसे कैसे ये चूना पत्थर वगैरह बनते हैं। CaCO3 क्या है कि कईयों को पूछ लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है, चलो देख लेते हैं। ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, याद रख लेना। और किसी चीज को बुझाना हो तो उसमें क्या डालते हैं? पानी, H2O डाल दिया तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही में इसको साधारण नाम जो है इसको बोल देते हैं बुझा हुआ चूना। क्यों बोलते हैं बुझा हुआ चूना? क्योंकि इसमें पानी डाल दिया तो बुझा हुआ चूना हो गया। ये होता है बुझा हुआ चूने का सूत्र। जब ये CaOH का होल ट्वाइस है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराई जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जो H2 है वो निकल जाता है। ये लो भाई, ऐसे ये चूना पत्थर बनता है। आगे समझ में। सवाल नंबर 19, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने अभी बताया था आपको कि जो Na2CO3 है उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सोडा एश। और अगर इसके 10 H2O लग गए, 10 जल के अणु डॉट के साथ में आएगा, ये हमेशा सूत्र ऐसे बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? धावन सोडा हो जाएगा। कौन सा है भाई? 2H2O नहीं है, 2 इसमें है, तो Na2CO3 डॉट 10H2। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। बात सही है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? जल एक यौगिक है। अपन को यौगिक की परिभाषा याद होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा पढ़ो, यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। रासायनिक स्थान, ये कुछ समझ में नहीं आया, स्थान क्या होता है? रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा जा सकता है, लेकिन रासायनिक स्थानों द्वारा नहीं। अगला क्या है? जो जल है ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों में रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से सही है क्या? सवाल में क्या पूछा है? यौगिक। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते। बिल्कुल यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, क्योंकि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से जो पदार्थ बनता है उसी को तो यौगिक कहते हैं। जल के बारे में ये बातें सही है कि उसमें हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूप में होता है, लेकिन वो यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। भिन्न तत्व कौन सा है? एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है। रासायनिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, उलझना नहीं है, अपन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। सवाल नंबर 21, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? अभी पहले ही बताया कि पानी जो है ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में पाया जाता है, तो यहां पानी H2O। सिंपल आंसर। अमोनिया भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी नहीं है। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है
देखो अपने जितने भी सवाल आ रहे हैं वो तत्व यौगिक मिश्रण पर ही बेस्ड है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो यानी क्या हो सकता है, मिश्रण होना चाहिए। पारा क्या है, पारा का सूत्र होता है Hg, ये तो क्या हो गया, तत्व हो गया। जल का सूत्र होता है H2O, ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। सोडियम क्लोराइड जो कि खाने का नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या हो गया, यौगिक हो गया, सूत्र है। वायु, भाई वायु तो मिश्रण है, वायु का कोई सूत्र होता है क्या? वायु के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अभी बताया ही था आपको पहले ही सवाल में। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? देखो मैंने वहां भी आपको ये क्लियर कर दी थी चीज, और ये सवाल भी आ गया। पृथ्वी की पपड़ी में अगर पूछ ले पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो अपन ने ऑक्सीजन बताया था। मैंने वहां ये भी बताया था कि धातु अगर कोई पूछ ले तो वो क्या होगी, एल्यूमिनियम होगी। लो भाई, पहला दूसरा ही ऑप्शन ठीक है, तांबा नहीं है, लोहा नहीं है, जिंक नहीं है। 24वां सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले अपने इसका सवाल आ चुका है, उसमें सूत्र पूछा था, सूत्र दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सूत्र उन्होंने ये दिया था, CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्या, हाफ H2O। अब इसको, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड का तो सूत्र यही होता है, CaCl2 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं है, इसका सूत्र ये होता है CaNO3, ये भी नहीं है। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट सही है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, या फिर इसको हाफ H2O है तो हेमीहाइड्रेट भी लिखा हुआ आ सकता है, क्या, हेमीहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट एंड फाइनल सवाल, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक जो सोडा है उसका नाम होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। और सोडा एस जो मैंने बताया था Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O हो जाए उसको क्या कहते हैं भाई, धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा। ये याद रख लेना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, किसको सोडा एस कहते हैं, किसको कास्टिक सोडा कहते हैं, किसको कास्टिक पोटास कहते हैं। ये भाई आज के सवाल एंड हो चुके हैं, आज की क्लास भी खत्म हो चुकी है। ये स्मृति कोचिंग क्लासेस का एक नया चैनल है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, सी यू।